नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग ईवीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, किसी जीव का नैसर्गिक वास स्थल क्या कहलाता है? तो किसी जीव का नैसर्गिक वास स्थल बताना है। ऑप्शन ए दिया हैबिटेट, ऑप्शन बी दिया शियर, ऑप्शन सी है इकोटोन, ऑप्शन डी है इकोसिस्टम। तो किसी जीव का नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक वास स्थल क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हैबिटेट कहलाता है। ये बी है, ब है, हैबिटेट कहलाता है किसी जीव का नैसर्गिक वास स्थल। हैबिटेट का मतलब है आवास स्थान, ठीक है। तो किसी जीव का नैसर्गिक वास स्थल हैबिटेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, पारिस्थितिकी की नीचे की संकल्पना प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए दिया है ग्रीनेल, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है ईपी ओडम ने, ऑप्शन डी दिया है सी पार्क ने। तो पारिस्थितिकी के नीचे की संकल्पना प्रतिपादित किया था ग्रीनेल के द्वारा, ये जो है प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किसी जीव का जो है अपना स्थान जो होता है उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी नीचे। अगला प्रश्न दिया है, पारिस्थितिकी में नीचे का आशय क्या है? हाँ, यहाँ ये दिया है, इसका अर्थ पूछा है। ऑप्शन ए दिया है जीव का आरंभिक अवस्था, ऑप्शन बी है जीव की मध्य अवस्था, ऑप्शन सी है जीव की अंतिम अवस्था, ऑप्शन डी है समुदाय या परितंत्र में जीव का अपना स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी में नीचे का जो आशय है इसका मतलब होता है समुदाय या परितंत्र में जीव का अपना स्थान को कहते हैं पारिस्थितिकी में नीचे कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, ओवरशूट का मतलब है। ऑप्शन ए दिया है संसाधन का समुचित उपभोग या दोहन, ऑप्शन बी है संसाधन का नगण्य उपभोग या दोहन, ऑप्शन सी है संसाधन का अल्प उपभोग या दोहन, ऑप्शन डी दिया है संसाधन का अति उपभोग या दोहन। तो ओवरशूट का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, संसाधन का अति उपभोग या दोहन करना जो है ओवरशूट कहलाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी में एक समयावधि में किसी क्षेत्र के पादप जंतुओं के समुदाय का क्रमिक पुनर्परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है इकोस्फीयर, ऑप्शन बी है इकोटोन, ऑप्शन सी है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ऑप्शन डी दिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पारिस्थितिकी में एक समयावधि में किसी क्षेत्र के पादप जंतुओं के समुदायों का जो क्रमिक पुनर्परिवर्तन होता है उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक अनुक्रमण के लिए जाने जाते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए दिया हैकल, ऑप्शन बी है क्लीमेंट्स, ऑप्शन सी है ओडम, ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। तो यहाँ पर है पारिस्थितिक अनुक्रमण के लिए जाने जाते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, क्लीमेंट्स जो है जाने जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए है नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। प्रवास, नग्नीकरण, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन सी है आस्थापन, प्रवास, नग्नीकरण, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन डी है स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नग्नीकरण, प्रवास और आस्थापन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का जो सही क्रम होगा, सबसे पहले नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्षेत्र जहां पहले किसी जैव समुदाय का अस्तित्व न रहा हो और पहल की उस क्षेत्र में जैव समुदाय अस्तित्व में आया हो क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जहां पहले किसी जैव समुदाय का अस्तित्व नहीं रहा हो, पहल ही उस क्षेत्र में समुदाय अस्तित्व में आया हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है प्राथमिक अनुक्रमण, ऑप्शन बी है द्वितीयक अनुक्रमण, ऑप्शन सी है प्राथमिक संक्रमण, ऑप्शन डी है द्वितीयक संक्रमण। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक अनुक्रमण। अगला प्रश्न है, वैसे अनुक्रमण को क्या कहते हैं जो प्राथमिक अनुक्रमण क्षेत्र में उपस्थित जैव समुदाय के प्राकृतिक या मानवीय कारणों से नष्ट हो जाने पर जैव समुदाय पुनः विकसित हुआ हो? ठीक है, पहले क्या है वो जो है अनुक्रमण जो है उपस्थित जैव समुदाय क्या है किसी कारण से नष्ट हो गया, फिर लेकिन नष्ट हो जाने पर फिर से जो जैव समुदाय है पुनः विकसित हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
एक क्षेत्र के वनस्पतियों के समूल विनाश यान की आग द्वारा हो गया हो। एक क्षेत्र के वनस्पतियों के समूल विनाश वन की आग द्वारा जो है हो गया हो, तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है। ऑप्शन ए डी है पादप प्लवक, ऑप्शन बी है क्रिस्टोज लाइकेन, ऑप्शन सी है घास, ऑप्शन डी है मॉस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वहाँ सबसे पहले घास प्रकट होता है। अगला प्रश्न दिया है समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है पारिस्थितिक अनुक्रमण, ऑप्शन बी है शियर, ऑप्शन सी है समुदाय गतिकी, ऑप्शन डी है जैव भार का पिरामिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शियर कहलाता है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर ही बदलता है उसे कहते हैं शियर। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए दिया है एल्टन द्वारा, ऑप्शन बी है बेनेट द्वारा, ऑप्शन सी है बर्कले द्वारा, ऑप्शन डी दिया है रिटेजन द्वारा। इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, बेनेट द्वारा जो है इसकी अवधारणा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बेनेट द्वारा। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए है बायोम, ऑप्शन बी है जलमंडल, ऑप्शन सी है स्थलमंडल, ऑप्शन डी है जैवमंडल। तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जैवमंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैवमंडल जल थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्रों में विस्तृत है। जैवमंडल जल थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन ए देखते हैं, दिया है 1.4 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 22 से 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 11.4 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 114 किलोमीटर। तो जैवमंडल जल थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है, ये है 22 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन होता है। ऑप्शन ए दिया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है बायोमास, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रेरक बल होता है वो होता है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो है कूट पर आधारित है। ये वाला जो कूट प्रश्न है आजकल जो है सीजीटेट में पूछा जा रहा है। प्रश्न है कथनीय यह है सौर ऊर्जा का मात्र छोटा सा अंश पृथ्वी पर पहुंचता है। कथनीय कह रहा है कि सौर ऊर्जा का जो मात्र छोटा सा अंश पृथ्वी तक पहुंचता है। कारण आर दिया है यह अल्पांश सौर ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त है। सौर ऊर्जा का छोटा सा अंश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है और यह छोटा सा जो अंश है ना, यह छोटा सा अंश सौर ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए दिया है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, ऑप्शन बी है वनस्पति में संरक्षित शर्करा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सौर ऊर्जा। कि पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत क्या है तो वो है सौर ऊर्जा ही है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा। अगला प्रश्न है विभिन्न रूपों में संरक्षित सौर ऊर्जा का उदाहरण है। विभिन्न रूपों में संरक्षित सौर ऊर्जा का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है गेहूं के खेत, ऑप्शन बी है पशुओं के रिवड़, ऑप्शन सी है आदमियों का समूह, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विभिन्न रूपों में संरक्षित सौर ऊर्जा का उदाहरण है गेहूं का खेत भी है, पशुओं के रिवड़ भी है, आदमियों का समूह भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। फिर आ गया कूट का जो है प्रश्न है। कथन ए दिया है ज्योमंडल पृथ्वी की अपेक्षाकृत पतली परत है। जो ज्योमंडल है पृथ्वी की अपेक्षाकृत पतली परत है। कारण आर दिया है इस पर पतली परत का हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है। इसमें ज्योमंडल पृथ्वी की अपेक्षाकृत पतली परत है। कारण आर कह रहा है कि इस पर पतली परत का हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
जीवमंडल पृथ्वी की अपेक्षाकृत पतली परत है, लेकिन इस पतली परत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर कथन दिया है। कथन ये कह रहा है कि जीवमंडल के बिना इंसानी जिंदगी की कल्पना करना असंभव है। कारण आर कह रहा है कि जीवमंडल रोटी कपड़ा मकान आदि हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। कथन ये है कि जीवमंडल के बिना इंसानी जिंदगी की कल्पना करना असंभव है और जीवमंडल रोटी कपड़ा मकान आदि हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। बिल्कुल सही है, जीवमंडल के बिना इंसानी ज़िंदगी की जो कल्पना करना है असंभव ही है। और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जीवमंडल रोटी कपड़ा मकान आदि बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, जीवमंडल के बिना इंसानी ज़िंदगी की कल्पना भी असंभव है और रोटी कपड़ा मकान हम हमारे जीवमंडल से ही हम लोग प्राप्त करते हैं। इसीलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम को संक्षेप में कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो संक्षेप में इसे कहते हैं इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। इकोलॉजिकल सिस्टम की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये किया था एजी टॉन्सले ने। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के प्रकार हैं। तो पारितंत्र के प्रकार होते हैं, प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये वाला होगा डी। सॉरी ए और ना ही बी। ये बोल रहा है कि ए और ना ही बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मित्रों ये होगा ए और ये 6 लिखा गया है, ए बी है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। दोनों ही पारितंत्र के प्रकार हैं, प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक पारितंत्र नेचुरल इकोसिस्टम का उदाहरण बताना है। तो प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक है। एक्वाटिक लिखा गया है, ए एक्वाटिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का संबंध है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का संबंध बताना है। ऑप्शन ए दिया है टेरेस्ट्रियल यानी कि जल से, थल से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा थल से। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का संबंध किससे है? थल से है। अगला प्रश्न है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का संबंध है। एक्वाटिक ये होता है एक्वाटिक, किसको लिख के बताता हूँ, एक्वाटिक ठीक है, एक्वाटिक लिखाएगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम का संबंध बताना है, किससे है? एक्वाटिक यानी कि जल। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जल से होता है। वहीं अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का संबंध किससे होता है? थल से। और एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो संबंध होता है जल से होता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक पारिस्थितिक परितंत्र का उदाहरण नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन ए दिया है जंगल, घास भूमि, रेगिस्तान, धान का खेत। यहाँ पर देखते हैं तो जंगल भी प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है, घास भूमि भी है और रेगिस्तान भी है। लेकिन जो धान का खेत है ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का पारितंत्र का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा एक जलीय प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए दिया है समुद्र भी, ये जलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ज्वारनदमुख भी है और झील भी है, लेकिन पार्क जो है नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्क जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? प्राकृतिक बताना है। तो गेहूं का खेत क्या है? गेहूं का खेत भी एक कृत्रिम हो जाएगा, आम का बाग भी कृत्रिम हो जाएगा, एक्वेरियम भी हो जाएगा, और लेकिन घास का मैदान इसका सही उत्तर होगा। ये जो है प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है, घास का स्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम इसमें क्या होगा? कृत्रिम में आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है वन दिया है, तालाब दिया है, खेत दिया है, लेकिन तालाब भी तो
इंसान के द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, इसमें अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, खेत। ठीक है, ये होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण बताना है, तो ये होगा खेत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बताना है तो घास का मैदान, धान का खेत दिया है, धान का खेत तो वन दिया है, घास का मैदान झील, तो इसका राइट आंसर होगा धान का खेत। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा धान का खेत। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का किसी कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कृत्रिम रूप में आपका ये झील जो है, ये झील किस में आ जाएगा, ये झील आ जाएगा प्राकृतिक में, वन भी प्राकृतिक में, तालाब भी आ जाएगा प्राकृतिक में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है वो है समुद्र। ठीक है, समुद्र होगा, इसका सही उत्तर होगा सामुद्रिक, डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। तो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है, समुद्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है वो है इसमें होगा सागर होगा, महासागर। ठीक है, सागरीय महासागर जो है स्थिर पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध का में सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जो सही संबंध नहीं है इसमें। यहाँ पर दिया है, पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित समय इकाई में समस्त जीवों तथा भौतिक वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये जो है इसका नहीं होगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यह एक बंद तंत्र होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि ये बंद तंत्र नहीं होता। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है वो होगा, इसका सही उत्तर होगा फसल पारितंत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया जो पारितंत्र होता है वो होता है कृत्रिम होता है, चूंकि ऑप्शन में दिया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, स्वनियंत्रित घास स्थल, तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। देखो यहाँ पर स्वनियंत्रित दिया है घास स्थल पर, जलीय परितंत्र अंतरिक्ष परितंत्र होना चाहिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मित्रों होगा कृत्रिम पारितंत्र होगा, क्योंकि बनाया गया है ना। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पारितंत्र नहीं है। तो मानव निर्मित नहीं है, खेत भी है मानव निर्मित, बगीचा भी है, तरड़ताल भी है, यानी कि तालाब है, और वन जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें मित्रों। थैंक यू।